नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा पृथ्वीराज रासो। यानी जो पृथ्वीराज रासो है उस वह प्रमाणिक है या अप्रमाणिक, यानी उसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रमाणिक और अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो अलग अलग विद्वान हैं उनकी सूची लेकर के। तो मित्रों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आदिकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? आदिकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ? मित्रों, यानी प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई। लेकिन प्रश्न यह पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो गया 1126 ईस्वी। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1196 ईस्वी में हुई थी। और मित्रों, कहा जाता है कि चंद पृथ्वीराज के राज्य कवि, सखा व सामंत थे। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के। यानी अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। मित्रों, याद रखिएगा कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे और इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। यानी जो चंद्रबरदाई है, इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और रासो में अनेक रोचक तथ्य हैं, जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर जब अपने देश ले गया था, बाद में चंद भी वहां पहुंच गए और चंद्रबरदाई ने ऐसी युक्ति निकाली कि गोरी के एक शब्दवेदी बाण से गोरी पृथ्वीराज के एक शब्दवेदी बाण से मारा गया था। और यह उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो को। और मित्रों, उन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो चंद्रबरदाई को। और प्रथम महाकाव्य की बात करी जाए तो पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता व अप्रमाणिकता के संबंध में कितने मत हैं? यानी पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता व अप्रमाणिकता के संबंध में कितने मत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 मत। और मित्रों, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में जो 3 मत है, उनमें सबसे पहले बात करें कि रासो पूर्णतः प्रमाणिक मत है। एक मत तो मानता है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये पूर्णतः प्रमाणिक रचना है। दूसरे मान्यता की बात करें तो रासो पूर्णतः अप्रमाणिक रचना है। और दूसरा मत या दूसरे मत के जो विचारक है वो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो पूर्णतः अप्रमाणिक रचना है। और तीसरे मत की बात करें तो वह पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। अब मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो अब हम और मित्रों, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे कूट भाषा में या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा विचारक पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानता है?
तो सबसे पहले हम बात करें कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं, तो सबसे पहले मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मित्रों, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानते हैं। मिश्र बंधुओं भी इसे प्रमाणिक मानते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड ने भी इसे प्रमाणिक रचना माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास। यानी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानते हैं। और मित्रों, जो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं, इन विद्वानों ने नागरी प्रचारणी सभा से संपादित रासो संस्करण को प्रमाणिक माना है। और इस संस्करण में 69 समय और 16,306 छंद है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, यानी डॉक्टर वुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि स्वीकारते हैं। अब मित्रों, बात करें कि जो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं, वो ये सभी विद्वान इसे जाली ग्रंथ घोषित करते हैं तथा इसमें उल्लेखित जो नाम, घटनाएं और संवत है उनको वो मन गढ़ंत मानते हैं। और डॉक्टर ओझा जयानक के जो पृथ्वीराज विजय है उस काव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्य पर रासो को प्रमाणिक नहीं ठहराते। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अर्ध प्रमाणिक। और मित्रों, अब जो अर्ध प्रमाणिक काव्य स्वीकार करते हैं तो उनके अनुसार इन विद्वानों का मानना है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, परंतु उनके द्वारा विरचित रासो काव्य मूल रूप में प्राप्त नहीं है, यानी मूल रूप में वो अप्राप्य है। इस वजह से वो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और मुनिजिन विजय की बात करें तो पुरातन प्रबंध संग्रह से चंद भणित 4 संग्रहों का उदाहरण देते हुए बताया कि मूल रासों की भाषा अपभ्रंश थी और इन 4 छपे में से 3 रासों में मिलते हैं। विद्वानों का ये वर्ग मानता है कि चंद्रबरदाई उनके दरबारी कवि तो रहे, लेकिन वह उनके द्वारा लिखित जो रासो काव्य है वह मूल रूप में प्राप्त नहीं है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 संस्करण। तो मित्रों, पृथ्वीराज रासो के जो 4 संस्करण हैं उसमें हम प्रथम संस्करण की बात करें तो इस संस्करण का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ है और इसकी प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में संरक्षित है। ये बात आप याद रखिएगा कि प्रथम संस्करण का प्रकाशन कहाँ से हुआ? काशी नागरी प्रचारणी सभा से। और इसकी प्रतियां कहाँ पर संग्रहित है? उदयपुर संग्रहालय में। और इसमें 69 समय तथा 16,306 छंद है। अब द्वितीय संस्करण की हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो का द्वितीय संस्करण, इसमें पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य है जो कि 17वीं सदी में लिखा गया है।
इसकी प्रतियां अजमेर के साहित्य सदन, बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार और अग्रचंद नाहटा के पास सुरक्षित है। अब बात करें तृतीय संस्करण की, तो मित्रों इसमें 19 समय तथा 3500 यानी 3500 छंद है, जो कि बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित है। और चौथे संस्करण की हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो का जो चौथा संस्करण है, यह छोटा संस्करण है जिसमें कोई अध्याय नहीं है तथा इसमें 1300 छंद दिए गए हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? पृथ्वीराज रासो में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान, यानी अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन है और यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज रासो में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज रासो में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा छपै छंद का। और मित्रों माना जाता है कि इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को क्या कहकर पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा विशाल वीर काव्य। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को राजनीति के महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों अगला प्रश्न, चंदबरदाई को छप्पे छंद का राजा किसने कहा है? चंदबरदाई को छप्पे छंद का राजा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।